जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा के बीच अंतर को देखने वाले हैं, अंतर को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए, हर एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे। तो देखिए, हम लोग लोकसभा और राज्यसभा के बीच समानता को नहीं देखने वाले हैं, हम लोग डिफरेंस को देखने वाले हैं कि इन दोनों के बीच क्या अंतर होता है। तो देखिए, सबसे पहला अंतर है कि वर्णन, यानी जो लोकसभा का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 81 में किया गया है। जो लोकसभा का वर्णन किया गया है वह अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। पहला डिफरेंस है कि लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में किया गया है और राज्यसभा का वर्णन अनुच्छेद 80 में किया गया है। देखिए, आगे देखिए, दूसरा पॉइंट है, देखिए, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। लोकसभा को क्या क्या कहते हैं? लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। पहला बात आता है कि लोकसभा को लोकप्रिय सदन क्यों कहते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्य होते हैं वह लोगों द्वारा चुने जाते हैं, इसलिए लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं। दूसरी बात आती है कि अस्थायी सदन क्यों कहते हैं, लोकसभा को अस्थायी सदन क्यों कहते हैं। तो देखिए, लोकसभा को कभी भी भंग किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन कभी भी किया जा सकता है, इसीलिए लोकसभा को अस्थायी सदन कहते हैं। अ का मतलब नहीं, अस्थायी का मतलब अस्थायी, यानी जो सदन अस्थायी ना हो, जिसको कभी भी भंग किया जा सके, वह क्या है? अस्थायी है। तो देखिए, लोकसभा को लोकप्रिय सदन कहते हैं, प्रथम सदन कहते हैं, निम्न सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। अब देखिए, राज्यसभा को द्वितीय सदन कहते हैं, उच्च सदन कहते हैं और अस्थायी सदन कहते हैं। राज्यसभा को अस्थायी सदन इसलिए कहते हैं क्योंकि राज्यसभा को विघटन नहीं होता है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, इसलिए वो अस्थायी होता है। अब चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। तो देखिए, अगला पॉइंट है अभी जो हम लोगों ने पढ़ा कि विघटन किया जा सकता है, लोकसभा का विघटन किया जा सकता है और राज्यसभा का विघटन नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, हम लोगों ने 3 अंतर देख लिया। अब चलते हैं चौथे अंतर की ओर। देखिए, चौथा अंतर है सदस्यों की संख्या, यानी लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, लोकसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 होती है। अब देखते हैं कि लोकसभा और राज्यसभा की जो सदस्यों की संख्या होती है यह कैसे होती है, यानी कितने सदस्यों के मिलने से होती है और वो सदस्य कहां कहां से निर्वाचित किए जाते हैं या चुने जाते हैं। तो देखिए, जो लोकसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 होती है, तो ये 552 सदस्य होते हैं, 552 सदस्य में से जो 530 सदस्य होते हैं वो राज्य द्वारा चुने जाते हैं और जो 20 सदस्य होते हैं, जो 20 मेंबर होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं और जो 2 सदस्य होते हैं वो एंग्लो इंडियन के होते हैं। अब चलते हैं राज्यसभा की ओर। तो राज्यसभा की संख्या कितनी है? 250 है। तो 250 में 238 सदस्य होते हैं, वह राज्य से और केंद्र शासित प्रदेश दोनों से मिलाकर 238 सदस्य चुने जाते हैं। अब राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन होता है। मनोनयन का मतलब कि राष्ट्रपति अपने मर्जी से 12 सदस्यों को चुनता है, 12 मेंबर को चुनता है। और ये 12 मेंबर कौन कौन होते हैं? तो ये 12 मेंबर खेल के क्षेत्र से होते हैं, विज्ञान के क्षेत्र से होते हैं, चित्रकला के क्षेत्र से होते हैं, साहित्य के क्षेत्र से होते हैं, यानी ये अलग अलग क्षेत्र से होते हैं। तो देखिए, हम लोगों ने चौथा अंतर देख लिया। अब हम लोग चलते हैं निर्वाचन की तरफ कि इन दोनों के, यानी लोकसभा के सदस्यों का और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है। तो देखिए, जो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन होता है वह प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब कि इसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का निर्वाचन करती है, यानी इसमें जो जनता होती है यह शासन कार्यों में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, यानी जो लोकसभा के
के सदस्य होते हैं उनका जनता के द्वारा डायरेक्ट चयन होता है, डायरेक्ट चुनाव होता है, डायरेक्ट निर्वाचन होता है। तो देखिए इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जो जनता होती है वो डायरेक्ट उनका चयन करती है, और वयस्क मताधिकार के आधार पर इनका चुनाव होता है, यानी निर्वाचन होता है। अब देखते हैं राज्यसभा का। तो राज्यसभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी जो इसमें जनता होती है वह अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। तो देखिए हम लोगों ने पांचवा अंतर देखा कि निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है और इसमें निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है। अब देखते हैं कार्यकाल, यानी लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल कभी भी विघटन किया जा सकता है, तो ये राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है, यह राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अब देखते हैं अगला अंतर। देखिए इसमें भी पदाधिकारी होते हैं और इसमें भी पदाधिकारी होते हैं। अब बात आती है कि इसमें जो अधिकारी होते हैं उनका क्या महत्व होता है। तो देखिए जैसे कि लोकसभा में 552 सदस्य होते हैं और राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, तो जब इतने लोग हैं तो इनका कोई प्रमुख होना चाहिए ना। जैसे क्लास में बहुत से बच्चे होते हैं तो उनका एक मॉनिटर होता है जो हर एक बच्चे के गतिविधि पर निगरानी रखता है। उसी तरह इनमें इतने सदस्य होते हैं तो कोई एक मुखिया होता है, उन्हीं को क्या कहते हैं, पदाधिकारी कहते हैं। तो लोकसभा के कितने पदाधिकारी होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन? पहला स्पीकर, दूसरा डिप्टी स्पीकर, जिसको हिंदी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कहते हैं। अब बात आती है कि जो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं या उपाध्यक्ष होते हैं, इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो इनका भी कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, 5 वर्ष का होता है। और जो इनका निर्वाचन होता है, इनका निर्वाचन कौन करता है, यानी इनको कौन चुनता है, तो लोकसभा के सदस्य ही लोकसभा के अध्यक्ष को चुनते हैं, यानी स्पीकर को चुनते हैं। तो देखिए इसमें 2 पदाधिकारी होते हैं और इसमें भी 2 पदाधिकारी होते हैं, लेकिन अंतर क्या है, इसमें स्पीकर होता है लेकिन इसमें सभापति होता है और उपसभापति होता है। तो देखिए इसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो सभापति होते हैं और उपसभापति होते हैं। देखिए जो सभापति होता है वह कौन होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। और जो भारत का उपराष्ट्रपति होता है उसका वेतन उपराष्ट्रपति पद के लिए नहीं दिया जाता है, उसको राज्यसभा का सभापति होने के लिए उसको वेतन दिया जाता है। तो देखिए हम लोगों ने ये अंतर देख लिया कि इसमें जो पदाधिकारी होते हैं वो 2 होते हैं, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और इसमें जो पदाधिकारी होते हैं 2, कौन, सभापति और उपसभापति होते हैं। अगला अंतर देखते हैं कि आयु, जो लोकसभा का सदस्य होगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए और जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसकी आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए जो लोकसभा का सदस्य होगा उसकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए और जो राज्यसभा का सदस्य होगा उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। यानी जो लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए और जो राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है उसकी आयु 30 वर्ष पूरी होनी चाहिए। अब चलते हैं अगले अंतर की ओर। देखिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, इतना तो सब कोई बता देते हैं लेकिन जो इसका नीचे का है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये भी विशेष अंतर है। देखिए पहला है कि धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, यानी कोई धन विधेयक है तो वह सबसे पहले मत कहिए, वह उसका ज़रूरत है वह निश्चित रूप से लोकसभा में ही पेश किया जाएगा। यानी 109 आर्टिकल में कहा गया है, यानी अनुच्छेद 109 में कहा गया है कि कोई भी धन विधेयक होगा वह लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, न कि राज्यसभा में। तो देखिए धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अब देखिए सभी विधेयक राज्यसभा में पेश किए जाते हैं, यानी कोई भी विधेयक हो वह राज्यसभा में पेश हो सकता है या उसको राज्यसभा या लोकसभा दोनों में भी पेश किया जा सकता है। लेकिन जो विशेष अंतर होता है वह है कि केवल यदि वह केवल धन विधेयक हो तो वह
केवल लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, न कि राज्यसभा में। लेकिन इसके अलावा जो भी विधेयक है वह राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है और लोकसभा में भी पेश किया जा सकता है। अब देखिए अगले अंतर की ओर बढ़ते हैं। देखिए मंत्रिपरिषद को, जो लोकसभा होता है वह मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उसे अपने पद से हटा सकता है। क्या कर सकता है कि जो लोकसभा के पास इतनी पावर होती है कि वह मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश कर उसे अपने पद से हटा सकता है। लेकिन बात आती है कि राज्यसभा में, तो राज्यसभा के पास उतनी पावर नहीं होती है कि वह मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करे और उसे अपने पद से हटा सके, क्योंकि इसको उतनी पावर नहीं होती है, इसकी उतनी पावर नहीं होती है कि वह मंत्रिपरिषद के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उसे हटा सकता है। अब देखिए अगले अंतर को देखते हैं, अगले डिफरेंस को देखते हैं। देखिए वित्त संबंधी अधिकार यानी धन संबंधी अधिकार में क्या अंतर है और क्या इनका महत्व है। जैसे कि वित्त संबंधी अधिकार में पूर्ण होता है, यानी लोकसभा का वित्त संबंधी अधिकार यानी धन विधेयक में पूर्ण अधिकार होता है, लेकिन धन विधेयक में राज्यसभा का अधिकार 9 के बराबर होता है, क्योंकि कोई भी धन विधेयक हो वह लोकसभा में पेश किया जाएगा, पारित किया जाएगा, लेकिन राज्यसभा में पेश नहीं किया जाएगा। इसीलिए वित्त संबंधी अधिकार में पूर्ण अधिकार किसका होता है, लोकसभा का होता है, और राज्यसभा का वित्त संबंधी अधिकार में 9 के बराबर अधिकार होता है, यानी इसका हक 9 के बराबर होता है। यह कोई अनुमति दे, उसकी स्वीकृति करे या न करे, यह लोकसभा के ऊपर है। देखिए अगला अंतर है, यह बहुमत प्राप्त होता है। जो लोकसभा होता है वह बहुमत प्राप्त होता है। इस अंतर को बहुत ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। यह जो लोकसभा होता है वह बहुमत प्राप्त होता है और जो राज्यसभा होता है वह बहुमत प्राप्त नहीं होता है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी राज्यसभा और लोकसभा के बीच कोई भी विधेयक को लेकर, कोई भी बिल को लेकर यदि मतभेद उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति इन दोनों की संयुक्त बैठक बुलाता है और जिसकी संख्या अधिक होती है यानी जिसकी बहुमत ज़्यादा होती है उसी के पक्ष में वह राष्ट्रपति निर्णय सुनाता है। तो देखिए इसकी संख्या 250 और इसकी संख्या 252, इसकी संख्या 250 और इसकी संख्या 252, तो किसकी अधिकता है, किसकी सदस्यों की संख्या अधिक है, तो 252, यानी बहुमत किसका बनेगा, ये 250 वोटिंग होगा, इसका 250 वोट होगा और इसका 552 वोट होगा, तो विजय कौन होगा, 552 वाला होगा। तो यही कह रहा है कि बहुमत प्राप्त होता है, यानी लोकसभा खुद में एक अपने आप में बहुमत प्राप्त होता है और राज्यसभा अपने आप में बहुमत नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए एक शब्द कहा गया है कि लोकसभा ही संसद है, इसीलिए एक शब्द कहा गया है कि लोकसभा ही संसद है, यानी लोकसभा है तो संसद है, लोकसभा नहीं है तो संसद नहीं है। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और आखिरी और आगे किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए कमेंट बॉक्स में वो भी लिख दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ।